Hello children, welcome to science lecture. I hope you all are fine. In this video, you will learn chapter number 2, digestion and the role of microbes. ये हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है और इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 2, डाइजेशन एंड द रोल ऑफ माइक्रोब्स, ये चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन, ये पूरा चैप्टर समझाऊंगी. द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज टीथ. जो फर्स्ट टॉपिक इसमें दिया है आपके टेक्स्ट बुक में वो है टीथ. टीथ आर प्रेजेंट इनसाइड आवर माउथ एंड दे हेल्प इन बाइटिंग एंड च्यूइंग द फूड. इसमें ये बताया गया है कि हम सबके माउथ में टीथ प्रेजेंट होता है और टीथ किसके लिए हेल्प करता है? बाइटिंग और च्यूइंग, यानी कि हम कुछ भी खाना खाते हैं उसको कट करने के लिए, बाइट करने के लिए, चबाने के लिए हमें टीथ की ज़रूरत होती है. टीथ मतलब कि दांत जो हमारे सबके माउथ में प्रेजेंट होते हैं. नाउ नेक्स्ट इज सेट्स ऑफ टीथ. ह्यूमन बींग्स हैव टू सेट्स ऑफ टीथ, टेम्पररी एंड परमानेंट सेट. बाय द टाइम a child is 2.5 years old, the first set of 20 teeth appears. This set of teeth in a child is called temporary teeth. They are also called milk teeth. Here it is given कि कोई भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके माउथ में 2 सेट हमेशा प्रेजेंट होते हैं टीथ के. पहला जो अपीयर होता है या पहले जो टीथ का सेट आता है वो है टेम्पररी सेट और दूसरा है परमानेंट सेट. जब कोई भी बच्चा 2.5 ईयर्स का या 2.5 साल का या 2.5 ईयर्स का हो जाता है तो उसके माउथ में 20 नंबर ऑफ टीथ आ जाते हैं. तो यही जो 20 नंबर्स के टीथ होते हैं जो चाइल्ड में प्रेजेंट होते हैं, छोटे बेबीज़ में प्रेजेंट होते हैं, उसे हम बोलते हैं टेम्पररी टीथ. टेम्पररी का मतलब होता है जो थोड़े देर तक ही रहता है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड मिल्क टीथ. इनका दूसरा नाम क्या है? मिल्क टीथ. इनको मिल्क टीथ भी बोला जाता है. टेम्पररी टीथ को मिल्क टीथ भी बोला जाता है. नेक्स्ट पैराग्राफ. When the child is about 6 years old, milk teeth start falling out one by one. Slowly, new ones, which are bigger in size, take their place. This set of new teeth is called permanent teeth. There are usually 32 teeth in a permanent set. तो इसमें ये बताया गया है कि जब कोई भी बच्चा, जो चाइल्ड हमने पढ़ा अभी कि 2.5 ईयर्स का होता है, तब उसके माउथ में कौन से टीथ आ जाते हैं? टेम्परेरी टीथ. फिर वही बच्चा जब 6 ईयर्स से होना स्टार्ट हो जाए, 6 ईयर्स का हो जाता है, फिर उसके बाद उसके माउथ में वो ये जो टेम्पररी टीथ थे, मिल्क टीथ, वो धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो जाते. एक के बाद एक वो दांत सारे गिरना शुरू हो जाते हैं और उसकी जगह पे नए दांत आते हैं जो थोड़े साइज में बिग होते हैं, बड़े होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं. तो ये जो नए दांत जो आते हैं 6 साल 7 साल के बाद जो बच्चों में आते हैं, उसे हम बोलेंगे परमानेंट सेट. और परमानेंट सेट की टीथ जो होती है उसमें टोटल कितने टीथ होते हैं? 32 टीथ इन अ परमानेंट सेट. मतलब कि हम जो भी कोई एडल्ट हो जाता है या बड़ा हो जाता है उसके माउथ में टोटल 32 नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट हो जाते हैं. तो जब 32 टीथ आ जाएंगे मतलब कि वो परमानेंट सेट ऑफ टीथ कहलाएगा. ओके, तो टेम्पररी में 20 नंबर होते हैं टीथ के और परमानेंट में 32 नंबर ऑफ टीथ्स होते हैं हमारे माउथ में. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ टीथ. जो दूसरा टॉपिक दिया है वो है टाइप्स ऑफ टीथ. अभी हम अलग अलग टाइप्स के बारे में, हमारे जो दांत है वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, उनका रोल क्या है, उनका फंक्शन क्या है, उनका काम क्या है हमारे माउथ में, वो हम पढ़ेंगे. Teeth are mainly needed to bite and chew the food. According to their function, teeth are of 4 types. तो जैसे बताया कि टीथ जो होता है वो मेनली फोर टाइप्स के, मेनली बाइटिंग और च्यूइंग के लिए होता है. और टीथ मेनली 4 टाइप्स के होते हैं: इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स. तो ये जो 4 टाइप्स के टीथ है, ठीक है, वो यहाँ पे आपको देखो पिक्चर में दिखाए गए हैं: इंसीसर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स. तो फर्स्ट हम वन बाय वन उनका फंक्शन पढ़ेंगे कि इनका काम क्या है और ये कितने नंबर होते हैं हमारे माउथ में. सो देर आर 8 इंसिसर्स इन ऑल.
4 in each jaw. They are used for cutting and biting food. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो इंसिसस होते हैं वो टोटल 8 होता है हमारे माउथ में, 4 इन ईच जॉ। जॉ का मतलब होता है अपर जॉ, लोअर जॉ, यानी कि जो हमारा जबड़ा होता है। तो हमारे माउथ में ऊपर और नीचे दोनों तरफ, दोनों जगह पे टीथ होते हैं। तो जो ऊपर का पूरा एरिया है माउथ में, उससे हम बोलेंगे अपर जॉ, और जो नीचे का पूरा पोर्शन है उसे हम बोलेंगे लोअर जॉ। तो ऊपर भी 4 होते हैं, नीचे भी 4 होते हैं। तो टोटल कितने हुए? 8। 4 प्लस 4। अभी इसका काम क्या है इंसिसर्स वाले दांत का? तो इंसिसर्स जो होते हैं वो हमें कोई भी खाने को, फूड जब भी हम खाते तो उसको कट करने में और बाइट करने में मदद करते हैं। यानी कि अभी कोई भी आप खाना माउथ में डालते हो तो हम पहले, सबसे पहले आगे वाले टीथ में से उसको ब्रेक डाउन करते हैं, कट करते हैं, उसको स्मॉल पीस में कट करते हैं, राइट? तो वही काम है इंसिसर्स का। नेक्स्ट इज कैनाइंस। देर आर 4 कैनाइंस इन ऑल। कैनाइंस है वो इंसिसस के बाजू वाले जो टीथ है, जो आप पिक्चर में देख सकते हो डायग्राम में, कि टोटल वो 4 होते हैं। ठीक है, ऊपर के जॉ में 2 और नीचे के जॉ में 2, यानी कि टोटल 2 + 2 4। कैनाइंस आर 4, 2 इन ईच जॉ। वी हैव 1 कैनाइन ऑन बोथ साइड ऑफ द इंसिसर्स। मतलब कि जो इंसिसस आगे के जो 4 दांत होते हैं उसके दोनों तरफ एक एक, ऊपर और नीचे भी दोनों तरफ एक एक। Canines are sharp and are used for tearing the food. अभी कैनाइंस का काम क्या है हमारे माउथ में? कैनाइंस हम कुछ भी खाना खाते हैं तो वो उसको टीयर करने में मदद करता है। अगर हम ऐसा फूड खाते जिससे हमें फाड़ना है या तोड़ना है या खींच के टीयर करना है, तो उसके लिए यूज़ होता है कैनाइंस। ओके। अभी ये जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होता है उसमें ये बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं, बिकॉज उनको फ्लैश खानी है, किसी और एनिमल का मांस खाना होता है, जैसे लायन है, टाइगर है। तो आपने देखा होगा ना कि उनके जो साइड वाले 4 दांत होते हैं वो कितने ऐसे शार्प होते हैं। एक 4 दांत आपको लंबे लंबे दिखते हैं, ऊपर 2 और नीचे 2। वही उनके कैनाइंस होते हैं, क्योंकि उसी से वो कोई भी मांस होता है, जो भी एनिमल, दूसरा एनिमल होता है, उसको वो चीर के, टीयर करके उसके फ्लैश को वो खा सकते हैं। ओके, हियर यू कैन सी द पिक्चर। पिक्चर जो आपका डायग्राम इसमें दिया है, इंसिसर्स जो आगे वाले 4 है वो इंसिसर्स है, फिर दोनों तरफ बाजू में जो दिया है वो कैनाइंस है। फिर आपका एक एक करके फंक्शन दिया है, नंबर ऑफ टीथ लिखा है कि इंसिसर्स नंबर ऑफ टीथ कितने? 8, 4 इन ईच जो, और उसका फंक्शन लिखा है दे आर यूज्ड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग द फूड। फंक्शन का मतलब उसका काम क्या है हमारे माउथ में। ठीक है, सेम फॉर कैनाइंस, नंबर ऑफ टीथ 4, 2 इन ईच जॉ, दोनों में 2 2, और फंक्शन क्या है? टीयरिंग द फूड। तो ये जो हमने 2 पढ़ा वही आपको डायग्राम में भी शो किया है। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट, premolars. Next type of, third type of teeth is premolars. There are 8 premolars in all, 4 in each jaw. These are broad teeth next to canines. Premolars help to crush food and chew it. प्रीमोलर्स कितने होते हैं हमारे माउथ में? टोटल 8। 8, 4 ऊपर और 4 नीचे। और कैनाइंस के पीछे वाले जो दांत होते हैं, यानी कि कैनाइंस के बाजू में, जब हम माउथ के अंदर की तरफ जाते हैं तो उसमें जो कैनाइंस के बाजू में रहेंगे उसको हम बोलेंगे प्रीमोलर्स। अभी प्रीमोलर्स का काम क्या है? एक तो वो ब्रॉड होते हैं, ब्रॉड यानी कि चौड़े, हम बोलते हैं ना जो चौड़े होते हैं साइज में। हम मैंने इंसिसर्स और कैनाइंस के कंपेयर में जब हम देखेंगे तो उसकी साइज थोड़ी बड़ी होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो फूड को क्रश और च्यू करने में मदद करता है। ठीक है, इसीलिए, यानी कि हमने जो भी खाना खाया उसको हमने बाइट किया, उसको छोटे छोटे पीसेस में कट किया, फिर हम उसको च्यू करते हैं, चबाते हैं। तो च्यूइंग और चबाने का काम प्रीमोलार्स करते हैं। तो हम उसको क्रश करेंगे, बड़े में से छोटे पीस में क्रश करेंगे, दैट वो जो काम है वो प्रीमोलार्स करेंगे, इसीलिए वो साइज में बड़े होते हैं। और सबसे लास्ट में जो सबसे पीछे वाले टीथ होते हैं हमारे माउथ में, सबसे लास्ट में, उसे हम बोलेंगे मोलार्स। उसे हम बोलेंगे मोलार्स। देयर आर 12 मोलार्स इन ऑल।
टोटल कितने मोलार्स होते हैं? 12 मोलार्स होते हैं. They are bigger and flatter than the premolars with broader upper surface to chew and grind the food well. Out of 12 molars, 8 grow first, 2 on the each side of the premolars, 4 more molars grow later. अभी इसमें क्या बताया गया है कि जो मोलार्स होते हैं वो टोटल 12 होते हैं, सॉरी, टोटल 12 होते हैं, होने चाहिए जब 32 सेट की हम बात करते हैं तो, ठीक है. वो सबसे लास्ट में होते हैं और जो प्री मोलर्स हमने पढ़ा उसके कंपेयर में वो थोड़े बड़े भी होते हैं साइज में. और उसका काम क्या है मोलर्स का? ग्राइंड करना, यानी कि हमने जो भी खाना खाया है उसको और छोटे छोटे पीसेस में ग्राइंड करना, पेस्ट बनाना उस खाने की, और फिर हम उसको इजीली हमारे गले से नीचे उतार सकते हैं. अगर ऐसे ही पूरा निवाला खा जाएंगे तो वो हमारे जो गला है उसमें अटक जाएगा. इसीलिए टीथ का वही काम है कि वो जो मोलार्स है वो उसको फूड को पेस्ट बना देंगे, छोटे छोटे ग्राइंड कर देंगे, फिर हम उसको इजीली स्वेलो कर सकते हैं, निकाल सकते हैं खाने को. तो इसमें दिया है that out of 12 molars 8 grow first, 2 on each side of the premolars. तो जो 12 नंबर्स तो होते ही है, बट ग्रो कितने करेंगे? पहले 8 ही आएंगे, ठीक है, 8 ही आएंगे, 4 ऊपर और 4 नीचे, टोटल 8 ही ग्रो होंगे. उसके बाद वो लास्ट में थोड़े थोड़े साल के बाद में जब आप और बड़े होते जाओगे और बड़े होते जाओगे, उसके बाद वो बाकी के 4 जो रह जाएंगे वो ग्रो होंगे. ओके. Plant-eating animals have well-developed premolars and molars because they need to chew and grind their food a lot. इसमें ये बोला है plant-eating animals यानी कि herbivores, आपने थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ा था, herbivores, carnivores, omnivores. तो plant-eating animals जैसे cow, buffalo, goat, camel, ये सब जो होते हैं एनिमल्स, उनमें ये मोलार्स और प्रीमोलार्स बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं, ठीक है. क्योंकि डेवलप मतलब कि बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, बड़े होते हैं, क्योंकि उनको अपना खाना बहुत सारा च्यू करना पड़ता है, बहुत सारा, क्योंकि जो लीव्स होती है, प्लांट्स होते हैं, वो जल्दी से टूटते नहीं है, जल्दी से क्रश नहीं होते, इसीलिए उनको बहुत बार चबाना पड़ता है. इसीलिए उनके दांत प्रीमोलर्स और मोलर्स अच्छे होते हैं हमारे कंपैरिजन में, ये दूसरे एनिमल्स के कंपैरिजन में. ओके. सो दिस वाज ऑल रिलेटेड टू द टाइप्स ऑफ टीथ. ये पूरा टॉपिक टाइप्स ऑफ टीथ पढ़ी हमने. 4 टाइप्स ऑफ टीथ: इंसिसर्स, कैनाइन्स, मोलार्स एंड प्रीमोलार्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न इज पार्ट्स ऑफ टूथ. इसमें जो हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे वो है पार्ट्स ऑफ टूथ का. पार्ट्स ऑफ टूथ. A tooth has a crown and a root. The crown is the part we see, whereas the root is a part inside the gums. Gums hold the teeth in their place. When you see the picture, आप जब ये पिक्चर देखोगे तो आपको ये बहुत इजीली समझ में आएगा कि जो टूथ होता है, यानी कि एक हमारा जो एक दांत होता है, ये उसका पूरा पार्ट्स बताए. जैसे आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़े, पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़े हैं, ठीक है. हमारे बॉडी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, प्लांट में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, स्टेम, लीफ, रूट. वैसे ही हमारे जो दांत होते हैं उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं. हमें सिर्फ वाइट कलर का पोर्शन दिखता है बाहर, और जो जिसमें से वो ग्रो होता है पिंक कलर का, दो चीज़ें दिखती है, बट अंदर उसमें क्या होता है इसमें वो बताया गया है. सो उसमें जो मेन पोर्शन जो हमें बाहर वाइट कलर का जो पूरा दांत दिखता है हमें, उसे हम बोलते हैं क्राउन, ठीक है. उस पार्ट को बोला जाता है क्राउन. और जो उसके अंदर होता है, उसके जो अंदर होता है उसे बोला जाता है रूट. तो जो वाइट पोर्शन दिखता है वो, उसे बोलते हैं हम क्राउन, यानी कि हमारे जो दांत है वाइट कलर के, उस बाहर वाले पोर्शन को क्राउन बोलेंगे. और जो अंदर होता है जो हमें दिखता नहीं उसे बोलेंगे हम रूट्स, ठीक है. अभी क्राउन का जब हम पार्ट देखने जाए तो क्राउन में जो मेनली क्या प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग बाहर का पोर्शन है, एनिमल और ये सब वो प्रेजेंट है. पर जो मेन चीज़ है वो क्या है कि गम्स होते, जो रूट्स होते हैं वो गम्स में प्रेजेंट होते हैं. गम्स क्या होता है? व्हाट इज गम्स? गम्स मीन्स जो ये पिंक कलर का पूरा हमारा दांत का पोर्शन है उसे हम गम्स बोलेंगे, ठीक है. तो जो ये पिंक कलर का पूरा पोर्शन दिखता है जहाँ से हमारे दांत निकलते हैं,
तो उसे हम गम्स बोलते हैं, और वो हमारे दांत को प्रॉपरली उसकी जगह पे फिट करके रखता है। अगर ये पिंक कलर का जो होता है, लाइट पिंक या लाइट रेड कलर का, वो अगर आपके माउथ में प्रेजेंट नहीं होगा तो फिर हमारे दांत कहीं भी ग्रो होंगे, ठीक है, अंदर ऊपर नीचे कहीं भी। बट अगर ये है तो उसी में से वो ग्रो होते हैं, इसीलिए प्रॉपर लाइन में होते हैं हमारे टीथ। तो गम्स वो हमारे जो भी दांत ग्रो होते हैं उसको एक प्रॉपरली जगह पे पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है। नाउ द वाइट पार्ट ऑन द आउटसाइड ऑफ द टीथ इज कॉल्ड एनेमल। मतलब कि हमें जो वाइट कलर का पोर्शन दिखता है सबसे बाहर वाला, अभी जो हमारे दांत हम देखते हैं तो उसमें वाइट पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, एनेमल, उसको बोला जाता है एनेमल। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। तो जो भी वो ह्यूमन बॉडी, मतलब कि हमारी जो बॉडी है उसमें वो सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है, मतलब कि सबसे ज़्यादा उसमें जो कड़क या हार्ड हम बोलते हैं, हमारे जो पूरी बॉडी पार्ट्स में सबसे कड़क जो भी पोर्शन होगा वो कौन सा होगा, एनिमल वाला, यानी कि ये बाहर वाला दांत वाला पोर्शन। ओके, बिलो द एनिमल लाइज द हार्ड डेंटाइन। अभी आप वापस से जब पिक्चर में देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो एनिमल है वाइट कलर का, उसके नीचे जो लेयर है वो डेंटाइन की होगी, उसको हम बोलेंगे डेंटाइन। तो एनिमल के नीचे आएगा डेंटाइन, फिर इनसाइड द डेंटाइन लाइज द पल्प। अभी वापस से आप जब पिक्चर में देखोगे तो आप देख सकते हो कि जो डेंटाइन है, डेंटाइन के अंदर जो पल्प दिख रहा है आपको, ठीक है, वो पल्प है। वो डेंटाइन के नीचे जो पोर्शन होगा वो उसको बोलेंगे, रेड कलर का जो है, दैट इज नोन एज द पल्प, उसको पल्प बोला जाता है। इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड फुल ऑफ नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। अभी पल्प क्या है, पल्प कैसा होता है, पल्प बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत ही मुलायम होता है, और उसमें बहुत सारे नर्व्स और ब्लड वेसल्स, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, पिंक, येलो, ब्लू कलर की नर्व्स जैसा है पूरा, ठीक है, लाइन लाइन है, ब्रांचेस जैसा दिख रहा है आपको, दैट इज अ नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। फिर वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, आप देख सकते हो, फिर नीचे उसको लेबल किया है ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। अभी इसका मतलब क्या है नर्व्स और ब्लड वेसल्स का, लेट अस सी इन द वर्ड हेल्थ। Nerve means a part of the nervous system that takes messages to and from the brain and other parts of body parts. नर्व का काम क्या होता है, नर्व्स का काम ये होता है कि जो भी हम मैसेज हमारा ब्रेन देता है, हमारा जो दिमाग है वो कुछ भी मैसेज देता है कि ये करना है वो करना है, हम जो भी काम करते हैं वो हमारा दिमाग हमें मैसेज देता है करने के लिए। तो नर्व्स ये मैसेज को हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में पहुंचाते हैं, ठीक है। और ब्लड वेसल्स का क्या काम है, ब्लड वेसल्स दे आर द थिन ट्यूब्स थ्रू विच द ब्लड फ्लोज। ब्लड वेसल्स एक छोटी छोटी पतली पतली ट्यूब जैसा होता है जिसमें से हमारा खून पास होता है, हमारा जो भी ब्लड है हमारी बॉडी में वो उसके अंदर पास होता है। ओके, वो मतलब उसके अंदर फ्लो होता है, इसीलिए उसको बोला जाता है ब्लड वेसल्स। द पल्प फॉर्म्स द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ट्रूथ। अब ये जो पल्प वाला पोर्शन है जिसमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स है, वो हमारे दांत का सबसे बीच वाला पोर्शन होता है, दैट इज नोन एज द मिडल पार्ट और सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेंट्रल। सेंट्रल यानी कि बीच वाला पार्ट, सबसे मेन और बीच वाला पार्ट होता है, उसको हम बोलेंगे सेंट्रल पार्ट, दैट इज द पल्प। सो दिस इज द पार्ट ऑफ टूथ। इतना ही आपको अलग अलग पार्ट्स ऑफ टूथ के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट इज एनामल। एनामल जो वाइट कलर का बाहर हमें दिखता है उसे एनामल बोलते हैं, और एनामल सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है हमारे बॉडी में। उसके नीचे आता है डेंटाइन, फिर डेंटाइन के बाद आता है पल्प। पल्प के अंदर क्या होता है, ब्लड्स, नर्व्स और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमें अलग अलग काम करने में, फंक्शन करने में हमें वो मैसेज देता है नर्व्स। और ब्लड वेसल्स ब्लड फ्लो को कंट्रोल करते हैं, यानी कि ब्लड फ्लो होता है हमारे दांत में भी पहुंचता है, बॉडी में भी पहुंचता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज केयर ऑफ टीथ। जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमने टीथ के बारे में पढ़ा, टीथ के फंक्शन के बारे में पढ़ा, टीथ का रोल क्या है वो पढ़ा, अलग अलग टीथ के काम क्या है सेट पढ़ा, पार्ट्स ऑफ टीथ भी पढ़ा कि उसके अलग अलग पार्ट्स क्या है। तो इतना कुछ पढ़ा, सो वी नीड टू केयर ऑफ, वी नीड टू टेक केयर ऑफ टीथ, हमें उसका देखभाल करना भी ज़रूरी है। ओके, so proper care of teeth is very important. When we eat, tiny bites of food get stuck in spaces between our teeth. We need to clean them out, otherwise germs can grow there and forms a yellow sticky yellow layer called plaque.
Proper brushing without a toothbrush, toothpaste, and proper brushing with toothbrush, toothpaste, and water can prevent formation प्लेक्यू फॉर्मेशन। तो यहाँ पे ये दिया है कि हम कुछ भी खाना खाते तो हमारे दांत के बीच में छोटी छोटी जगह है, ये सबको हमें पता है, ठीक है, क्योंकि टीथ बड़े छोटे होते हैं, एक साइज के तो बहुत कम होते हैं, तो जो बीच में जगह होती है ना उसमें वो फंस जाता है, खाना प्रॉपरली निकलता नहीं है, और जब हम ब्रश उसको प्रॉपरली नहीं करेंगे तो वो खाना जर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जर्म्स यानी कि जो गंदगी होती है वो उसमें हो जाते हैं, फिर वो येलो कलर की एक लेयर बनाएगा हमारे दांत पे। इसीलिए आपने देखा ना किसी के दांत येलो कलर के हो जाते हैं, वो एक्चुअली दांत नहीं है उनके येलो कलर के हो जाते हैं, वो जर्म्स की पूरी एक लेयर हो जाती है उसमें, और उस लेयर को बोलते हैं प्लेक्यू। ठीक है, उस लेयर का नाम है प्लेक्यू, PLAQUE। तो ये जो भी लेयर होती है येलो कलर की, जो हमारे टीथ के ऊपर जम जाती है, जर्म्स की जो लेयर होती है, उसे हम बोलेंगे प्लेक्यू। तो इसको अगर हमें जमने नहीं देना है और उसको हमें हमारे दांत में नहीं होने देना है, तो हमें क्या करना है, वी शुड यूज अ प्रॉपर टूथब्रश, टूथपेस्ट, अच्छे से ब्रश करना है, प्रॉपरली ब्रश करना है हमें टीथ को, टूथब्रश अच्छा यूज करना है और टूथपेस्ट के साथ हमें ब्रश करना है, तभी ये हम प्लेक्यू फॉर्म करने से बच सकते हैं हमारे दांत में। ओके, तो इसमें आपको वेज दिए हैं, अलग अलग तरीके दिए कि आप अपने दांत का प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हो, हाउ यू कैन प्रोटेक्ट, केयर कैसे कर सकते हो, तो अलग अलग तरीके दिए हैं। फर्स्ट, ब्रश योर टीथ, ब्रश योर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस बिफोर गोइंग टू बेड। मतलब कि हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक तो जब हम मॉर्निंग में उठते हैं उसके बाद, और दूसरा जब हम सोने जाते हैं रात को, जब हम बेड पे सोने जाते हैं उसके पहले, ये 2 टाइम ब्रश करके सोना ज़रूरी है। मतलब कि उठो उसके बाद ब्रश करो, ताकि जो भी हम सोए होते तो रात को जो भी हमारे माउथ में गंदगी जम्स बने होते वो निकल जाएंगे, और रात को सोने से पहले, रात यानी कि रात में हमने जो भी खाना खाया और फिर हम ऐसे उसको हम सो जाते तो हमारा माउथ बंद रहता है, तो वो पूरा जो भी गंदा पोर्शन होगा पूरे दिन का वो निकल जाएगा। इसीलिए 2 टाइम ब्रश करना इज अ गुड हैबिट। सेकेंड, यूज अप एंड डाउन मोशन टू ब्रश टीथ। अप एंड डाउन मतलब कि ऊपर नीचे आपका हाथ है, ब्रश आप जब कर रहे हो तो हम ऐसे जैसे घिसते हैं ना हमारे टीथ पे, ऐसे घिसना नहीं है, ऊपर नीचे हम जब ऐसे क्लीन करते हैं ना टीथ को, उस हिसाब से ऊपर नीचे हमारा हाथ होना चाहिए, तो उस मोमेंट में आपको ब्रश करना है। थर्ड, brush the top teeth downwards and the bottom teeth upwards। मतलब कि इसमें ये बोला है कि जो ऊपर का दांत है उसको आपको नीचे से ब्रश करना है जहाँ पे हम चबाते हैं, और जो नीचे वाला पोर्शन है उसको ऊपर से घिसना है, ताकि वहाँ जहाँ पे च्यूइंग होती है इन शॉर्ट उसके ऊपर हमें उसको क्लीनिंग करना है, ब्रशिंग करना है, ताकि उसमें जो भी हमने च्यू किया है वहाँ पे से निकल जाए पूरा। फोर्थ पॉइंट, ब्रश आउट द बैक ऑफ द टीथ। बैक यानी कि जो हमारे सबसे पीछे वाला पोर्शन होता है टीथ का, उसको भी ब्रश करना ज़रूरी है। सिर्फ आगे आगे ब्रश करेंगे तो नहीं चलेगा, पीछे जहाँ तक हमारे टीथ है पीछे के पोर्शन तक हमारा ब्रश जाना ज़रूरी है। देन नेक्स्ट, ब्रश द फ्लैट सरफेस ऑफ द प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। मोलर्स और प्रीमोलर्स जो ब्रॉड और फ्लैट है, तो उसके ऊपर का जो फ्लैट सरफेस है उसमें भी प्रॉपर ब्रशिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें भी बीच में गैप्स होते हैं, जगह होती है, तो उसमें भी बीच में खाना फंसा हुआ हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, यूज अ टंग क्लीनर टू क्लीन द टंग। अभी हम खाना खाते हैं तो बीच में हमारी टंग भी आती है, हमारी जीभ भी आती है, तो उसमें भी खाना और कितनी सारी चीज़ें स्टिक हो जाती है, राइट, तो उसको भी क्लीनिंग करना ज़रूरी है। सो टंग क्लीनर यूज़ करो ताकि उसमें से जो भी है वो निकल सके गंदगी। रिंस योर माउथ वेल आफ्टर द मील्स। मतलब कि आप माउथ को जब भी खाना हम खा ले तब, कब कितनी भी बार हम खाना खाए, 3 बार खाए, 4 बार खाए दिन में, तो हर बार ब्रश करना तो पॉसिबल नहीं है, बट एटलीस्ट हम माउथ को वॉश तो कर सकते हैं। तो रिंस मतलब कि धोना, प्रॉपरली माउथ में पानी भर के आप उसको गार्गल्स करके आप माउथ में से जो भी कचरा है वो निकल सकता है। खाने के बाद आप नाश्ता कर रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, तो माउथ को ऐसे वॉश करो, इट इज़ अ गुड थिंग। नेक्स्ट, eat food that is healthy for teeth and gums. Example, milk, eggs,
कर्ड एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो कैल्शियम वाला खाना होता है उसमें वो हमारे बोन्स और टीथ को स्ट्रांग बनाता है, अगर आपको याद हो तो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो वैसा खाना खाना चाहिए जो हमारे दांत और जो गम्स है पिंक कलर के हमने पढ़े, जहाँ से हमारे दांत निकलते, उसको स्ट्रांग रहना चाहिए। उसको स्ट्रांग बनाने के लिए मिल्क है, एग्स है, कर्ड यानी कि दही है, ग्रीन वेजिटेबल्स, ऐसा खाना खाएंगे तो हमारे दांत और गम्स स्ट्रांग रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड ईटिंग टू मेनी स्वीट्स, शुगरी स्नैक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स। अवॉइड मतलब कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको पॉसिबल हो तो टालना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। ठीक है, उसको किसको नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा या कम खाना चाहिए उसको, पॉसिबल हो तो नहीं खाना चाहिए स्वीट्स यानी कि मिठाई, जितनी भी मिठाई है। फिर शुगरी स्नैक मतलब कि नमकीन बिस्किट्स जो आते हैं, मीठे बिस्किट्स वगैरह या मीठा चिवड़ा वगैरह, जो भी स्नैक्स आता है वो जिसमें शुगर होती है, चीनी होती है, वो वाला। और सॉफ्ट ड्रिंक्स यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स आप बोलते हो, कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप, ये सब अवॉइड करना चाहिए, या अवॉइड मतलब कि नहीं लेना चाहिए पॉसिबल है तो। एंड द लास्ट इज विजिट द डेंटिस्ट रेगुलरली फॉर चेकअप्स। रेगुलरली डेंटिस्ट के पास विजिट करो तो अच्छी बात है, तो वो आपको बारी बारी या टाइम से आपको बताते रहेंगे कि आपके दांत में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो अभी ऐसे क्लीनिंग करो, वैसे क्लीनिंग करो, इस तरीके से दे विल गाइड यू। यहाँ पे लास्ट पॉइंट दिया है इस पेज पे, कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ। Milk and milk products such as curd and cheese are rich sources of calcium. Eating fruits and salads helps in keeping our teeth healthy. जैसे बताया कैल्शियम वाला खाना होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है हमारे टीथ को। और जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि कर्ड, दही है, चीज़ है, उसमें भी बहुत सारा कैल्शियम होता है। मिल्क सबको पता है, मिल्क प्रोडक्ट्स यानी कि जो मिल्क में से बनने वाली चीज़ है, दूध में से जो बनती है, जैसे कि दही है, देन चीज़ है, पनीर, ये सारी चीज़ों में भी बहुत सारा कैल्शियम होता है, तो ये भी अच्छा है हमारे दांतों के लिए। उसके अलावा फ्रूट और सलाड्स भी खाओ, वो भी हमारे दांत को हेल्दी रखता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो दूसरा टॉपिक इसमें दिया है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। लेट अस लर्न व्हाट इज इट। The food that we eat is broken down into simpler forms. This simpler forms of food gives energy that can be used by our body. यानी कि हम जो भी खाना खाते हैं वो छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में वो कट हो जाता है। जैसे हमने पढ़ा टीथ, उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर देते हैं। यही फूड हमें जब हम छोटे छोटे पीसेस में उसको कट डाउन कर देते हैं तो उसमें से मिलती है हमें एनर्जी। एनर्जी मिलती है, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। तो इसी के लिए हम लोग खाना खाते हैं। The process by which food is broken down into simpler forms so that it can be easily taken in or absorbed by the body is called digestion. There are various organs that work together and help in digestion. These organs together form the digestive system. इसमें ये बोला गया है कि हम जो भी खाना खाते हैं जो स्मॉल स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है और हमारी बॉडी उसको इजीली एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है, यानी कि उसमें जो अच्छी 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 चीज़ें होती है, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, जो हमने आगे के चैप्टर में पढ़ा है ना, वो सब जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है उसे हम क्या बोलेंगे, डाइजेशन। उसे हम बोलेंगे डाइजेशन। और जितने भी हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स वर्क करते हैं डाइजेशन करने में, उसे हम बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि हम जो भी खाना खाते हैं वो छोटे टुकड़ों में ब्रेक होके फिर उसमें से खाना खाने में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होता है। तो ये जितने भी इसमें काम करते हैं, ये सारी चीज़ें करने में, वो सारे ऑर्गन्स को हम क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, नाउ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे पूरा डाइजेशन का प्रोसेस होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन वर्क करते हैं। तो आप पिक्चर जैसे देख सकते हो, द पिक्चर बिलो शोज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है आपको, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा। यानी कि हम खाना खाते हैं, उस खाने का फर्स्ट से लेकर एंड तक क्या होता है वो पूरा आपको यहाँ पे बताया गया है।
तो फर्स्ट ऑर्गन इसमें 1 नंबर में दिया है माउथ। माउथ यानी कि मुंह हमारा। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ। हियर फूड इज ब्रोकन डाउन बाय बाइटिंग एंड chewing. This chewed food mixes with liquid called saliva which helps in the digestion. इसमें क्या बोला है कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? हमें ऐसा लगता है ना कि हमारे पेट में जाके खाना पचना शुरू हुआ। डाइजेशन यानी कि खाने में से जो एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिशन और फिर पचाना स्टार्ट होता है। बट एक्चुअली डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारे मुंह में से। कैसे? जब हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करते हैं, बाइट करते हैं खाने को, तो वहीं से डाइजेशन शुरू हो जाता है। वो मिक्स होता है लिक्विड के साथ जिसे हम बोलते हैं सलाइवा। सलाइवा यानी कि हमारे माउथ में जो थूक निकलता है, ठीक है, जो लिक्विड हमारे माउथ में से निकलता है, ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, जो निकलता है उसे हम बोलेंगे इंग्लिश में सलाइवा। तो हम जो भी खाना खाते हैं वो ये सलाइवा के साथ मिक्स होता है, जो डाइजेशन करने में मदद करता है। ओके, देन नेक्स्ट इज गिवन, सेकेंड इज गिवन फूड पाइप। फूड पाइप और ब्रैकेट में देखो, फूड पाइप के बाजू में ब्रैकेट में लिखा है यूसोफेगस। यूसोफेगस फूड पाइप के साथ लिखा है यूसोफेगस। उसको प्रॉपरली प्रोनाउंस करना है, वो ओ से स्टार्ट हो रहा है बट इट इज यूसोफेगस। यानी कि फूड पाइप जो हमारे माउथ से लेकर स्टमक के बीच में जो एक पूरी पाइप है, जो खाना हमारा पूरा वहाँ से माउथ से लेकर पेट तक जाएगा, तो वो जो रास्ता है वो है फूड पाइप। ओके, यानी कि जैसे आपका घर है और आपको स्कूल जाना है, तो बीच में रास्ता नहीं होगा तो आप पहुंच पाओगे स्कूल? नहीं पहुंच पाओगे। तो जो वो रास्ता है जाने का, जो वे है, उसे हम हमारे बॉडी में जो है खाने जाने का रास्ता, खाने जो भी फूड लेते हैं उसे हम बोलेंगे फूड पाइप। Food passes from the mouth through this long thin tube called food pipe and reaches to the stomach. जो भी हम खाना खाते हैं वो इसी ट्यूब की मदद से हमारे पेट तक, स्टमक यानी कि हमारा पेट, वहाँ तक पहुँचता है। नाउ थर्ड इज स्टमक। अभी स्टमक में खाना पहुँच गया न, वहाँ पे व्हाट इज द स्टमक? स्टमक क्या है? इट इज़ अ सैक लाइक ऑर्गन वेयर फूड इज ब्रोकन डाउन फर्दर। मतलब कि ये एक सैक यानी कि बोरी, आप देख सकते हो कि गोल है पूरा सा, ठीक है, तो वो ऐसा बैग जैसा होता है जिसमें खाना हमारा और छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन होता है। मतलब कि जो भी ब्रेक डाउन होता है उससे और छोटे छोटे पीसेस में वहाँ से वहाँ ब्रेक डाउन होना या छोटे छोटे पीसेस में टूटना शुरू हो जाता है। देन फोर्थ वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। जो फोर्थ दिया है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी खाना कहाँ जाएगा? पेट में डाइजेशन हुआ, उसके बाद द फूड विल गो इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन आप देख सकते हो जो लेबल किया है, छोटी छोटी अंदर 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 अंदर, एक के अंदर दूसरी पाइप्स जैसी दी गई है, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। Food from the stomach passes into small intestine. Here, all the useful nutrients are absorbed by the blood and taken to all parts of the body. तो हमने जो फर्स्ट चैप्टर में न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था ना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स, तो हम जो भी खाना खाते हैं उसमें जो भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होगा वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा, यानी कि वहाँ से वो सारे न्यूट्रिएंट्स खाने में से निकाल लिया जाएगा। जो अच्छी अच्छी चीज़ें वो खाने में होगी वो सारा हमारा इंटेस्टाइन उसको खींच लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ब्लड में पहुंचा देगा, और वो वही ब्लड हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जाके न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाएंगे। ओके, सो ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब बाय द ब्लड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। यानी कि खाने में जो भी अच्छी चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी को हेल्पफुल है, ठीक है, वो सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ले लेगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ दिया हुआ है लीवर। लीवर आप देख सकते हो कि लीवर है वो स्टमक के बाजू में दिया है। लीवर का क्या काम है? इट प्रोड्यूसेस जूसेस दैट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ये जो लीवर है उसमें कुछ टाइप के जूसेस अपने आप प्रोड्यूस होते हैं, तो वही जूसेस हेल्प करते हैं डाइजेशन में, ठीक है। तो वो लिक्विड टाइप का होता है जूस, आप सबको पता है जूस कैसा होता है, लिक्विड पानी पानी जैसा होता है। तो वैसा हमारा लीवर ऑटोमेटिक उसको निकालता है और वही फिर खाने के साथ मिक्स होता है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। बस लीवर का यही काम है।
अभी नेक्स्ट 6 नंबर में दिया है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है? अभी जो भी खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में से एब्जॉर्ब हो गया और ये तो सब ब्लड ने ले लिया, अभी जो बच गया खाना स्मॉल इंटेस्टाइन वाला वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वो कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन। इट होल्ड्स द फूड दैट कैनॉट बी डाइजेस्टेड, एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम इट एंड फॉर्म्स वेस्ट कॉल्ड फेसिस। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी खाना न्यूट्रिएंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब कर लिया, अभी लार्ज इंटेस्टाइन में पानी वाला पोर्शन जो भी हमने खाया होता है, लिक्विड हमने पिया होता है या कुछ भी लिक्विड वाला खाना, या सारे खाने में लिक्विड पोर्शन होते हैं, तो वो सारा पानी जो है, सारा वाटर है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। वो सारा पानी, वाटर, लिक्विड सारा लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है और बाकी का भी खाने में कुछ बचा ही नहीं, न्यूट्रिएंट सारा स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब कर लिया, पानी जो था, लिक्विड जो था, वो पूरा लार्ज इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो अभी जो खाना बच जाएगा वो क्या होगा? वो एक्चुअली खाना नहीं होगा, दैट विल बी द वेस्ट प्रोडक्ट। वो वेस्ट होगा जो हमारी बॉडी को चाहिए नहीं होगा। वो रफेज हमने पढ़ा था ना, डाइटरी फाइबर that cannot be digested by our body, the part of the food that cannot be digested by our body, that is called roughage or dietary fiber। बस वही बन जाता है ये। इसको वो जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्या बोला गया है? फेसिस। उसको बोला है फीसिस। उसको फीसिस बोला गया है। ठीक है, जो मतलब कि कचरा हमारे बॉडी में हम खाना खाते हैं और वो जो कचरा बन जाता है उसको हम इंग्लिश में एक प्रॉपर साइंस के लैंग्वेज में बोलेंगे फीसिस। ओके। अभी इस फीसिस का क्या होता है? जो लास्ट ऑर्गन है एनस, आप देख सकते हो जो सबसे लास्ट में दिया गया है, छोटा सा स्मॉल ओपनिंग होता है। फेसिस आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस। तो जो सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में, छोटा सा होल होता है, वहाँ से ये जो कचरा होता है, वेस्ट मटेरियल, दैट इज बीन रिमूव्ड आउटसाइड ऑफ अवर बॉडी, वो हमारे बॉडी में से बाहर निकल जाता है। तो ये एनस का यही काम है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट बन गया है हमारे बॉडी में उसको बाहर निकाल देना थ्रू एनस। सो दिस इज द 7 मेन पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम: माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर एंड एनस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। अभी जो दूसरा टॉपिक है इसमें वो है हेल्दी ईटिंग हैबिट्स का। Healthy eating habits are also important for good health. Some healthy eating habits are given below. Healthy eating habits are also important for good health. Some healthy eating habits are given below. Chew the food well and do not swallow it whole. सबसे पहली गुड हैबिट और हेल्दी ईटिंग हैबिट ये बताइए कि हमें खाने को अच्छे से च्यू करना चाहिए। ऐसे कैसे पूरा स्वेलो नहीं करना चाहिए, निगल पूरा पूरा निगल नहीं जाना चाहिए, जैसे खाया वैसे उसको पहले छोटे छोटे पीसेस में कट करना चाहिए। Second, eat fruits and vegetables every day. They will provide your body with minerals and vitamins as well as dietary fiber. बहुत सारे एवरीडे रोज के रोज हमें बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाने चाहिए। उसमें मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, जो हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में कि ऑल द फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जितने भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स है वो किसके एग्जाम्पल्स हैं? विटामिन एंड मिनरल्स के। ठीक है। देन थर्ड पॉइंट, ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर द मील्स। मील्स यानी कि हम जो भी खाना खाते हैं तो उसके पहले और उसके बाद में हमें हैंड वॉश करना चाहिए, क्योंकि हम लोग कितना सारा काम करते हैं, हमारे हाथ में जर्म्स वगैरह प्रेजेंट हो सकते हैं। तो अगर हम वो वही हाथ से खाना खाएंगे तो वो जर्म्स हमारे पेट में जा सकते हैं और हम बीमार हो सकते हैं। रिंस योर माउथ वेल आफ्टर द मील्स, यानी कि जब खाना खा लो आप कुछ भी, तब उसके बाद माउथ को वॉश करना अच्छे से ज़रूरी है। ऑलवेज ट्राई टू ईट अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट खाना चाहिए, ये भी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, जिसमें सब कुछ हो, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ऐसा खाना खाना चाहिए। और लास्ट पॉइंट दिया है, ऑलवेज ईट क्लीन, फ्रेश एंड वेल कुक्ड फूड। तो हमेशा खाना जो भी हम खाएं वो क्लीन, फ्रेश और अच्छे से पका हुआ खाना खाना चाहिए, वरना पेट में दर्द हो सकता है, हम बीमार पड़ सकते हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें हो सकती है। तो ये सारी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स है। ओके। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज माइक्रोब्स। इस चैप्टर में जो लास्ट टॉपिक दिया है वो है माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या होते हैं?
Microbes are very small living things that cannot be seen with the naked eye. They can be seen only with the help of an instrument called microscope. तो माइक्रोब्स जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे लिविंग थिंग्स होते हैं जो हम नेकेड आई यानी कि हमारी आंखों से डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं। हमें उसको देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है, एक चीज़ चाहिए होती है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। आपने देखा होगा साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं वो लोग एक्सपेरिमेंट कर वो लोग कुछ ना कुछ देखते रहते हैं लैब में, ऐसे घुमा के आईज में से, तो दैट इज़ नोन एज माइक्रोस्कोप। वो बहुत छोटी से छोटी चीज़ों को देखने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है जो हम हमारे आँख से नहीं देख सकते, वो हम ये माइक्रोस्कोप में रख के देख सकते हैं इजीली। अभी माइक्रोब्स कितने टाइप के होते हैं? माइक्रोब्स आर मेनली 4 टाइप्स। उसका नेम है फर्स्ट वायरस, सेकंड बैक्टीरिया, देन थर्ड फंगी एंड फोर्थ प्रोटोजोआ। आप देख सकते हो पिक्चर में 4 पिक्चर दिया है, वायरस, बैक्टीरियम, फंगी एंड प्रोटोजोआ। ओके। अभी ये 4 अलग अलग माइक्रोब्स के नाम है। माइक्रोब्स यानी कि बहुत छोटे से लिविंग थिंग्स जो हम देख भी नहीं पाते हमारे आँखों से, बट वो हमारे आजू-बाजू हमेशा प्रेज़ेंट होते हैं। ठीक है? तो ये माइक्रोब्स का क्या है कि वो गुड भी है और बैड भी है। यानी कि वो हमारे लिए यूज़फुल भी है, हमें वो कभी-कभार अच्छा-सा हमारे लिए काम भी कर सकते हैं और हमें वो बीमार भी कर सकते हैं, हार्मफुल भी है हमारे लिए। तो कौन-सा माइक्रोब का क्या काम है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। तो पहले तो हम उसकी यूज़फुलनेस देखते हैं कि जो ये माइक्रोब्स है उसका अच्छा काम क्या है, या वो हमें यूज़ कैसे होता है अच्छी तरीके से। फर्स्ट, सम माइक्रोब्स आर यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड एंड बन। तो कुछ माइक्रोब्स जो इसमें से होते हैं वो क्या किस में यूज़ होते हैं? ब्रेड और बन बनाने में। ब्रेड और बन, बन सबको पता है, पाव जिसको बोलते हो आप, तो वो बनाने में हेल्प करता है माइक्रोब। फिर सम माइक्रोब्स कैन चेंज मिल्क इनटू कर्ड। कुछ माइक्रोब्स होते हैं वो जो दूध होता है उसको दही में बनाने में हेल्प करता है, दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। वो अपने आप नहीं होते, ये माइक्रोब्स करते हैं। देन थर्ड पॉइंट, सम माइक्रोब्स हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। कुछ माइक्रोब्स जो अच्छे होते हैं ना वो हमें फूड डाइजेशन या हमारे खाने को हमें पचाने में भी मदद करते हैं। एंड फोर्थ, सम माइक्रोब्स हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रॉटिंग ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। और कुछ माइक्रोब जो है वो हमें हेल्प करते हैं, हमें मतलब कि वो जो प्रोसेस होता है रॉटिंग, मतलब कि जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होता है उसको, और जो ऐसे हम बोलते कि खातर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, प्लांट्स में जो डाला जाता है खेती में, फार्मर्स डालते हैं, तो वही जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स की जो बॉडी होती है उसको और सड़ा के उसको एक अच्छे से उसमें कन्वर्ट करने में वो मदद करते हैं, जो फार्मर्स को और सॉइल के लिए, मिट्टी के लिए वो अच्छा होता है और फार्मर्स को वो हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं माइक्रोब्स के बारे में, यूज़फुलनेस उसकी एक अच्छी चीज़। अभी हम पढ़ेंगे कि उसकी वजह से हमें क्या क्या खराबी हो सकती है, क्या क्या हमें बीमारियां हो सकती है, उसकी खराब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे हमें हार्मफुल है हमारे लिए। तो हार्मफुल माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स। जर्म्स, बैक्टीरिया, ये सब पढ़ा है कि जर्म्स है, यहाँ पे आपके हैंड्स में जर्म्स लग जाती है, तो जो कि माइक्रोब्स का जो खराब काम है उसे हम, ये खराब माइक्रोब्स होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? जर्म्स बोलेंगे। जो खराब होंगे उसे हम बोलेंगे जर्म्स है वो। दे कैन कॉज डिजीजेस, डिजीजेस यानी कि अलग अलग बीमारियां हमें दे सकते हैं। देखो कुछ बीमारियां का नाम दिया है। वायरस सबसे पहला है, वायरस कैन कॉज डिजीजेस सच एज कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड पोलियो। अभी ये सारे डिजीज़ के नाम है, ये सारे बीमारियां के नाम है जो वायरस है। जैसे कि अभी हमने कोरोना वायरस के बारे में बहुत सुना है, ठीक है, वो भी एक टाइप का वायरस ही है। तो वो कैसे हमें बीमारियां दे रहा है सारी अलग अलग, वैसे ही कॉमन कोल्ड यानी कि सर्दी होना, इन्फ्लुएंजा उसी टाइप का, और पोलियो, ये सारी बीमारी के नाम है, तो ये हमें बीमारी हो सकती है। सेकंड, बैक्टीरिया कॉज डिजीजेस सच एज टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस एंड कोलेरा। जो बैक्टीरिया होता है वो डिजीज कर सकता है, जैसे टाइफॉइड है, ट्यूबरक्लोसिस है, कोलेरा है, ऐसे सारी चीज़ें, ये सारी सारी डिजीज़ और बीमारी के नाम हैं जो बैक्टीरिया से होती है। फिर फंगी से, फंगी कैन कॉज डिजीजेस सच एज रिंगवर्म एंड एथलीट्स फूट। तो फंगी हमें कौन सी बीमारी कर सकता है? रिंगवर्म और एथलीट फूट, ये भी सारी बीमारी के नाम है, जो डिजीजेस होती है उसके नाम है। और प्रोटोजोआ कैन कॉजेस सच एज फूड पॉइजनिंग, डाइजेंट्री एंड मलेरिया। तो ये आपको सारे बीमारी या जो भी हमारे बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट होते हैं उसका हमें याद रखना है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ कैन कॉज
diseases such as food poisoning, dysentery and malaria. So these all things you need to remember. ये सारी चीज़ें आपको याद रखना। जो भी कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा फंगी, कौन सा प्रोटोजोआ वायरस, कौन सा माइक्रोब, कौन सी डिजीज बीमारी हमें देता है, तो ये डिजीजेस के नाम है। दिस वॉज ऑल रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 2। यही पूरा चैप्टर के रिलेटेड था। आई होप you have just understood the chapter. Thank you.